नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना हालिया है, हाल फिलहाल की है, 2-3 दिन पहले की है। आज का प्रदेश उत्तर प्रदेश और जिला मेरा गृह जनपद प्रयागराज। पहले का इलाहाबाद और आज का प्रयागराज। हुआ कुछ यूँ कि 25 अगस्त 2025 को करेली थाना क्षेत्र की रहने वाली एक माँ कुछ पड़ोसियों को लेके करेली थाने पर पहुंची शाम को करीब 7 बजे। उसने वहां बताया कि मेरा बेटा पीयूष सिंह सुबह 8:30 बजे घर से स्कूल जाने के लिए निकला था। स्कूल करेली में ही सरस्वती विद्या मंदिर था और वो खुद सदियापुर मोहल्ले में सदियापुर गुरुद्वारे के पास रहता था। कहने का मतलब ये कि वहीं पास में अपने घर से निकलकर और पास के ही स्कूल में रोज़ की तरह 8 से 8:15 के बीच में निकला और रोज़ दोपहर 2:30 बजे के आसपास वो घर आ जाया करता था। माँ ने थाने पर ये बताया कि उस दिन जब वो 4 बजे तक नहीं आया तो स्कूल को फ़ोन करके, जो फ़ोन नंबर बच्चों के स्कूल में खासकर स्कूल वाले फ़ोन नंबर देते हैं कि कोई बात हो तो फ़ोन पर बात कर ली जाए, उन्होंने फ़ोन पर बताया कि क्या बात है, आज बच्चा घर नहीं लौटा। 15-20 मिनट की जांच पड़ताल के बाद वापस स्कूल से फ़ोन आया कि आपका बच्चा आज स्कूल आया ही नहीं था। न तो उसकी कोई एंट्री है, न प्रार्थना में था और न किसी क्लास में मौजूद था। मतलब कहने का ये कि वो आज स्कूल नहीं आया था। ये सुन के माँ के होश फाख्ता हो गए। वो फ़ौरन भाग के वहाँ पहले स्कूल गई, स्कूल के बाद थाने पर गई। उसने पूरा वाकया पुलिस को बताया। पुलिस ने खैर तेज़ी दिखाई, बच्चे की उम्र पूछी। बच्चे की उम्र करीब 11th में पढ़ता था वो सरस्वती विद्या मंदिर में, और उम्र उसकी 16-17 साल थी। नाबालिग था लेकिन ग्रोन अप था, बड़ा था बच्चा। मैं कम्युनिटी में उसकी फ़ोटोग्राफ पोस्ट करूँगा, आप देख लीजिएगा। सुंदर सा बालक था और अच्छी हाइट का था। तो उसकी फ़ोटोग्राफ माँ ने दी, उसकी हुलिया दी, बाकी सब चीज़ें भी बताईं कि कैसा था देखने में। पुलिस भी फ़ौरन हरकत में आ गई। वो घर से अस्पताल के रास्ते में उसने देखा, उसे कुछ पता नहीं लगा। करीब 200 सीसीटीवी, बड़ा घना मोहल्ला है करेली का, पुराना शहर है और जो जिसको कहते हैं कि घना बसा हुआ मोहल्ला है। तो करीब 200 सीसीटीवी उस रास्ते में उनको जो पड़ रहे थे, एक टीम ने लग के तुरंत वो 200 सीसीटीवी की फुटेज निकाली। रात में 11 बजे 12 बजे तक और एक एक करके सारे सीसीटीवी फुटेज देखे गए, लेकिन बच्चे का कुछ पता नहीं लगा। बातचीत के दरमियान और तमाम जब बातचीत होने लगी, संबंधित लोगों से पूछताछ होने लगी, तो एक महिला ने बताया कि मैंने एक व्यक्ति को काली पॉलीथीन में नाले में कोई भारी चीज फेंकते हुए देखा था। मैंने उससे पूछा भी कि ये क्या फेंका। वो तुरंत ये सवाल सुनते ही वहाँ से भाग खड़ा हुआ। पुलिस ने उससे पूछा कहाँ के नाले में, तो उसने बता दिया कि जो औद्योगिक क्षेत्र का नाला है वहाँ पर ये पॉलीथीन खोल के देखा गया तो उसमें बच्चे का धड़ पूरा का पूरा बरामद हो गया। माँ ने पहचान लिया। वो सीसीटीवी फुटेज भी वहाँ की निकाली गई तो वहाँ वो पॉलीथीन के बैग में स्कूटी पर ले जाते हुए एक आदमी मिल गया।
फेंकते हुए भी वो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई पड़ गया। माँ ने पहचाना तो बताया ये बच्चे के दादा हैं और जिनका नाम है दादा सरन सिंह। ये सब के लिए ताज्जुब की बात थी, बच्चे की माँ के लिए, परिवार के लिए और पूरे मोहल्ले के लिए। लेकिन सबको वो फुटेज दिखाई गई और सब ने कहा कि ये सरन सिंह ही है। पुलिस ने वो बच्चे के ठीक बगल वाला घर उनके दादा सरन सिंह का था। सरन सिंह को पुलिस ने फौरन उठा लिया और उसके बाद उससे बाकी जो हिस्सा था शरीर का वो बरामद किया। पैर को घर से करीब 10 किलोमीटर दूर करहंदा के जंगल में बरामद किया, हाथ और पैर दोनों को। धड़ और सिर उसी नाले में बरामद हुआ था। लाया गया, आप उनकी फ़ोटो देखिए, बिल्कुल एकदम लल्लन टॉप नेता की तरह, सदरी जैकेट और कुटिल सी मुस्कान। मैंने भी फ़ोटो देखी, घृणा सी आ गई उस व्यक्ति से। उसको पुलिस ने उठाया और उठा के पूछा कि ये तुम चला रहे हो? वो कुछ नहीं बोला। स्कूटी तुम्हारी है? वो कुछ नहीं बोला। ये तुमने क्या फेंका? वो कुछ नहीं बोला। फिर पुलिस अपने पर आ गई। ज़्यादा रजिस्ट नहीं कर पाया, उसने जल्दी ही पूरी बात बता दी। उसने कहा साहब देखिए, मेरे बेटे और मेरी बेटी दोनों ने कुछ दिन पहले आत्महत्या कर ली थी। उनकी आत्महत्या के बाद जैसे मेरे घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। मैं उस सदमे से उबर नहीं पा रहा था और इसी बीच संगम के आसपास घूमते हुए मैं किसी व्यक्ति की तलाश में था। टोना टुटका भूत प्रेत के परिप्रेक्ष्य में मेरी भेंट एक तांत्रिक से हो गई। तांत्रिक ने मुझे एक वहाँ छोटे से पुराने मंदिर पर बैठकर बात करने के लिए कहा। उसने सब चीज़ें मुझे बताई कि ये गलत हुआ, वो गलत हुआ, फलाना हुआ। लच्छेदार भाषा होती है, सामान्य बातें वो सब करते हैं। जैसे आप किसी भी व्यक्ति को कह दीजिए कि आपका समय खराब चल रहा है तो वो फ़ौरन मान लेगा कि हाँ सब समय तो खराब चल रहा है। घर में पैसा नहीं रुक रहा है, वो तुरंत मान लेगा। अंबानी भी बता देंगे कि हाँ आजकल पैसा नहीं रुक रहा है हमारे पास, आता है लेकिन सब खर्च हो जाता है। फिर ये बता देंगे कि परिवार की स्थिति, परिवार में कलह है, तो कुछ लोग तो सिर्फ अपने बेटा बेटी पत्नी को परिवार मानते हैं। अगर कहें नहीं साहब ऐसा तो कुछ नहीं, बोले है, तब फिर वो चाचा चाची को देखने लगता, फिर पटीदारों को देख, फिर कहता हाँ सब कलह तो है। और जैसे ही ये 4-5 सामान्य बातें वो बताता है तो उनको लगता है कि बाबा बहुत पहुंचा हुआ है। ऐसी ही कुछ बातें बताईं और जो दादा सरन सिंह थे बच्चे के, उनको ऐसा लगा कि ये बिल्कुल सही बोल रहा है, इसने बिल्कुल सही डायग्नोस कर लिया हमारे मर्ज को। फिर उसने कहा कि महाराज हमारे यहाँ, पूरे मैं बताने ही वाला था कि तुम्हारे यहाँ 2 अकाल मौतें हुई हैं और ये केवल उस खराब साए या बुरी हवा या भूत प्रेत की आत्माओं की वजह से तुम्हारे यहाँ ये हुआ है। और वही भूत प्रेत तुम्हारे लड़के और लड़की दोनों को खा गए और अब फिर वो खाने की तैयारी में हैं। किसी भी समय तुम्हारे यहाँ दूसरा हादसा होगा। ऐसा ये मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए तांत्रिक हों, ओझा हों, टुटका करने वाले हों, गंडा ताबीज वाले हों, मौलवी हों, जब देख लिया कि यहाँ तक वो परेशान है तो उसके आगे का बताएंगे। तो उसने कहा महाराज समस्या मत बताइए, समाधान बताइए। आज तो हर एक की जुबान पे ये रहता है, भाई समस्या मत बताइए, समाधान बताइए। अधिकारियों की मीटिंग में पहले पूछते हैं हाँ भाई और बताइए क्या है, क्या दिक्कत हो रही है। और जैसे ही किसी ने दिक्कत बताई तो बोले भाई हम दिक्कत सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, समाधान बताइए, इसका हल कैसे निकलेगा ये बताइए। किसी भी तरह की मीटिंग में उसने भी यही पूछा कि महाराज आपने सब सही सही बता दिया, मैं बहुत परेशान हूँ। घर में जवान बेटा और बेटी दोनों ने सुसाइड कर लिया है, ज़रूर घर में कोई प्रेत का साया है, आप मुझे इसका समाधान बताइए। इस पर तांत्रिक ने कहा कि इसका समाधान थोड़ा टेढ़ा है लेकिन बिल्कुल परफेक्ट है।
उसके बाद कुछ नहीं होगा और तरक्की करेंगे और आप दिन दुना रात चौगुनी आपकी शोहरत होगी। उसने कहा बताइए महाराज, चाहे जो हो, हमको जो करना पड़े। तो तांत्रिक ने बताया अपने बेटी या बेटे के उम्र के किसी व्यक्ति की बलि चाहते हैं ये भूत प्रेत जो तुम्हारे घर में बने हुए हैं, और बिना नर बलि के ये मान नहीं सकते हैं। तुम किसी से कोई भी पूजा करा लो। उसने कहा महाराज ठीक है, चलते हैं इसके बारे में। करना क्या है, तांत्रिक ने पूरा बताया कि इस तरह उसको ले आना, उसकी ऐसे पूजा करना, उसमें यहाँ हल्दी लगाना, वहाँ रोली लगाना, वहाँ नींबू काटना, वहाँ मिर्ची लटकाना, वहाँ जो जैसा हर तांत्रिक यही दुनिया भर का तमाशा बताता है। एक बोतल दारू रखना, एक मुर्गी काट देना, जैसा क्लाइंट देखेंगे वैसा वो काम करेंगे। उसको बता दिया। उसके दिमाग में ये घूमने लगा कि बलि देनी है, अब किसकी बलि दें। तो अपने सगे पोते पर ही उसकी निगाह पड़ गई, पीयूष की। पीयूष दरअसल कुल 3 भाई थे, समीर सिंह और ध्रुव। माँ उनकी थी कामिनी। पिता अजय सिंह का बहुत पहले ही देहांत हो गया था। समीर सिंह और ध्रुव जो दादा थे सरन सिंह, उनके बच्चों से बड़े थे, और पीयूष बिल्कुल उनके लड़का और लड़की के समकक्ष था। चूँकि पड़ोस में रहते थे, उनके बेटे का बेटा था, इसलिए उसके जन्म की तारीख, छोटा होना बड़ा होना सब उसको अच्छी तरह से पता था। उसने बताया कि हमने कई दिन उसको किडनैप करने की कोशिश की, लेकिन कोई न कोई व्यवधान बीच में आ जाता था। घटना वाले दिन यानी 25 अगस्त 2025 को वो जैसे ही घर से सुबह 8 बजे स्कूल जाने के लिए निकला, मैंने उसे तुरंत उसके मुंह दबा कर दबोच लिया, अपनी गाड़ी में बिठा लिया, थोड़ी दूर चक्कर लगाया, उसे बेहोशी की रुई में क्लोरोफॉर्म डाल के रुमाल में उसे सुंघा दिया और अपने घर पर ले गया। फिर तांत्रिक ने जैसे जैसे बताया था वैसे वैसे उसकी पूजा की, और उसके बाद पहले उसका सिर, फिर दोनों हाथ, फिर दोनों पैर, ये सब गंडासे से काट दिया। अब सोचिए 15 साल का बच्चा सामने ही पैदा हुआ, बेटे का बेटा, कौन होगा इससे नज़दीक, लेकिन ऐसी निर्मम तरीके से उसे काटा, सिर्फ इसलिए कि उसके 2 बच्चों ने आत्महत्या की थी और उनकी रूह यानी उनकी आत्मा घर में भटक रही थी, और पहले से भूत प्रेतों का कब्जा घर पे था, इसलिए इतनी सारी परेशानियां हो रही थीं। इस बलि के साथ वो सारी परेशानियों से मुक्त हो जाएगा। उसके बाद फिर डिस्पोजल की बात हुई। डिस्पोजल उसने हाथ पैर को एक पॉलीथीन में बांधा, उसे 10 किलोमीटर दूर करहदा के जंगलों में फेंक दिया। स्कूटी पर धड़ के पोर्शन को काली पन्नी में लाद के पीछे स्कूटी में बांध के, और औद्योगिक क्षेत्र जिसे नैनी कहते हैं, वहाँ एक बड़ा नाला भी है, सड़क के ठीक बगल से जाते समय उसे उठाया और फेंक दिया। लेकिन जब वो ऐसा कर रहा था, रात में एक महिला ने न सिर्फ देखा ही, टोक भी दिया, कौन सी क्या चीज़ तुमने नाले में फेंकी है। इतना सुनते ही स्कूटी स्टार्ट किया, भाग खड़ा हुआ। सीसीटीवी में उसकी सारी करतूत कैद हो गई, स्कूटी का नंबर भी सीसीटीवी में कैद हो गया, बहुत साफ उसकी तस्वीर भी सीसीटीवी में आ गई। मतलब ये सुनकर तो बस ये लगता है कि अब ये जीवन का क्या किया जाए, लोगों का क्या किया जाए। दुनिया जानती है कि ये तांत्रिक, ये तंत्र, ये मंत्र, ये सब विद्या, ये सब सिर्फ फालतू बातें हैं, इनमें कोई दम नहीं है, ये फरेब है, ठगी है, लेकिन फिर भी लोग यही करते हैं। पुलिस ने दादा को गिरफ्तार करके कल ही जेल भेज दिया है। दादा सरन सिंह, उनका नाम भी दादा सरन सिंह ही है।
तमाम प्रेस और पुलिस वाले जब घर पे पहुंचे तो पीयूष के बड़े भाई ध्रुव ने बताया कि दादा सरन सिंह पहले चोरी किया करते थे, नंबर 1 के चोर थे वो इलाके में, सब लोग इस बात को जानते हैं। बाद में प्रॉपर्टी का काम करने लगे। जब किसी का कोई धंधा न चले तो ये प्रॉपर्टी वाला काम है, इनसे खरीदो, उनको बेचो, इनकी टोपी, उनके सर, इनको बेवकूफ़ बनाओ, उनसे पैसा ले लो, उसको दौड़ाते रहो, ये प्रॉपर्टी का काम है। तो वही उसने बताया कि पहले चोरी किया करते थे, फिर प्रॉपर्टी का काम करने लगे, और जब से उनके बेटे बेटी की मौत हुई है तब से वो हमेशा कुछ न कुछ तंत्र मंत्र किया करते थे, तांत्रिकों को बुलाया करते थे। बहरहाल पुलिस अभी तक उस तांत्रिक को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जिसका गिरफ्तार किया जाना इस घटना में सबसे जरूरी है। आज की घटना, तंत्र मंत्र ने आज फिर एक बच्चे की जान ले ली। अच्छा, बच्चा भी कोई छोटा 4-5 साल वाला बच्चा नहीं, 11वीं कक्षा का छात्र, 16-17 साल का लड़का। बड़ी निर्मम हत्या की उसकी दादा ने उसकी। पूछताछ में उसने कभी नहीं कहा कि हाँ मैंने हत्या की, वो हमेशा कहता रहा, मतलब विशिष्ट श्रेणी की पूछताछ के बाद भी वो कहता रहा, साहब मैंने हत्या नहीं की, मैंने बलि चढ़ाई है। पुलिस पूछती रही कि बिना हत्या किए कैसे, बलि बोले नहीं साहब, मारा नहीं, मैंने बलि चढ़ाई है। इस तंत्र मंत्र ने जाने कितनों को बर्बाद कर दिया, अर्श से फर्श पर ला दिया इसी तंत्र मंत्र ने, इसी ढोंग ने, इसी ड्रामा ने, इसी नाटक ने जाने कितनों की जिंदगी बर्बाद की, परिवार के परिवार बर्बाद हो गए। सारे किस्से कहानी सब लोग जानते हैं, कौन बेवकूफ़ बना, किसने बेवकूफ़ बनाया, किसका लुट गया, कितना पैसा लुट गया, किसका घर बिक गया, किसकी ज़मीन बिक गई, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी इन्हीं ओझा सोखा तांत्रिक के पास किसी समस्या के समाधान के लिए जाते हैं, और सरन सिंह भी गए, अपना दुख दर्द बताया कि मेरे बेटे और बेटी दोनों ने आत्महत्या कर ली। तांत्रिक ने फौरन बुरी हवा, साया, भूत प्रेत की बात कर डाली। मेरा बड़ा फर्म बिलीव है कि बच्चों ने हत्या इन्हीं की वजह से की होगी, इनके कुकर्मों की वजह से की होगी, इनकी सोहबत की वजह से की होगी, इनकी जो इलाके में जलालत होती थी उसकी वजह से की होगी, इनके बारे में बच्चों को किसी ने कुछ बता दिया होगा इसलिए की होगी। इसका भूत प्रेत से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं था। बजाय इसके कि वो आत्मावलोकन करते, अपने आप को देखते कि उनकी किस कमी की वजह से उनके बेटे और बेटी दोनों ने आत्महत्या की, वो तांत्रिक से इसका उपाय पूछ रहे थे कि कैसे ये किया जाए। और फिर तांत्रिक को यही सब चाहिए कि कोई आदमी परेशान हाल मिल जाए, मैं सब उसका हिसाब किताब पुराना नया सब पूरा कर दूंगा। फ़ौरन बताया कि प्रेत बाधा है, भूतों का डेरा है तुम्हारा घर, और ये दोनों भी उन्हीं के साथ मिल गए हैं, उन्हीं भूतों ने ये आत्महत्या करा दी, दुनिया भर की बात। और कहा कि इसी उम्र के लड़के को कि बलि होनी चाहिए। बात तो देखिए ये समझ में आती है कि किसी का लड़का या किसी दुश्मनी में किसी एक पक्ष में इस उम्र का लड़का अगर मर जाए तो वो पक्ष ये कहता है कि जब तक इसके लड़के को नहीं मारूंगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। बदला लेने वाली बात तो इसमें कुछ थी नहीं। इनके दोनों बच्चों ने आत्महत्या की थी। फिर भी तांत्रिक के कहने पर इसने, इस बुजुर्ग आदमी ने अपने पोते की हत्या कर दी। मैं तो ये कहता हूं कि अगर उसको हत्या करनी ही थी, वो तांत्रिक बलि मांग ही रहा था, तो इसी तांत्रिक पर दांव अजमाता, क्यों किसी दूसरे के पास गया? बात तो वही होती, तांत्रिक भी तो आदमी था, उसकी भी तो बलि होगी। लेकिन बस जो होना था वो हुआ। गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। सबसे कष्ट मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से सबसे कष्ट की बात यह है कि उस तांत्रिक की गिरफ्तारी नहीं हुई। दादा के साथ साथ
हत्या और हत्या के लिए उकसाने का या हत्या की साजिश रचने के लिए तांत्रिक के खिलाफ भी विवेचक को उन्हीं धाराओं में मुकदमा या उन धाराएं बढ़ाकर उसके ऊपर भी अच्छी विवेचना करके चार्जशीट देनी चाहिए और फिर ट्रायल के समय अच्छी पैरवी करके तांत्रिक को भी फांसी की सज़ा दिलानी चाहिए। सिर्फ उसकी वजह से एक उदयीमान कह लीजिए या अभी उसने उस बेचारे ने ज़िंदगी देखी कहाँ थी, एक बच्चे की जान चली गई। और जब तक ऐसे आदमियों को फांसी की सज़ा नहीं होगी, दूसरे तांत्रिकों को जो इस तरह के राय मशवरे दिया करते हैं कि उनको सबक नहीं मिलेगा और दो एक को अगर फांसी हो जाए ऐसे मामलों में तो फिर इतना साहस वो कभी नहीं कर पाएंगे कि किसी दूसरे को इस तरह की बलि लेने वाली बात बताएं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मत फंसिए कभी तांत्रिक, ओझा, सोखा और मौलवियों के चक्कर में, वरना आप अपनी और परिवार की ज़िंदगी बर्बाद कर लेंगे। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।